Hello everyone, welcome to online class of physics. Today in this video we are going to continue our topic of dimensional analysis. इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने मैकेनिकल क्वांटिटीज और थर्मल क्वांटिटीज की डायमेंशनल फॉर्मूलाज को सीख लिया था, उन्हें बनाना, उन्हें याद रखना था और साथ के साथ उसकी एसआई यूनिट भी डिस्कस की थी। आज हम इनको फिनिश करने वाले हैं फटाफट से, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कुछ ही क्वांटिटीज बची हैं। Some of them are electrical quantities, as well as मैं यहां पे साथ में फिनिश कर दूंगा आज मैग्नेटिक क्वांटिटीज को। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो मैं डिस्कस करूंगा वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ वी नो दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने 10th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी of the matter due to which it attracts or repels another charged matter। जब आप अपने ड्राई हेयर्स में एक प्लास्टिक स्केल को रब करते हो और छोटे छोटे पेपर बिट्स के पास लेके जाते हो तो वो पेपर बिट्स को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट। द रीजन बिहाइंड दैट कि जब आपने स्केल को अपने बालों में रब किया था इट गॉट चार्ज्ड, और जब वो स्केल पेपर्स के पास गया बिना टच किए उसको, तो पेपर्स को भी क्या कर दिया, उसने चार्ज कर दिया। और स्केल और पेपर पे अपोजिट चार्ज था तो स्केल ने पेपर को अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। सो इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक ये है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई हमें एक्सप्रेशन, कोई फॉर्मूला चाहिए होगा जिसकी हेल्प से हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना सके। इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे सिंपल फॉर्मूला तो हमने 10th स्टैंडर्ड में ही सीख लिया था। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो मैं यहीं से चार्ज का फॉर्मूला बना लूंगा, दैट इज करंट इनटू टाइम। तो इन दोनों को यहां से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता लगा लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज अ बेसिक क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका डायमेंशन क्या होता है, एम्पियर, और टाइम का क्या होता है, टी। तो बहुत सिंपल है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया AT। बहुत जगह पे यूज होगा ये। और चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, ये 10th स्टैंडर्ड में सीख लिया था हमने, इट इज कूलम। और किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल C के साथ, बिकॉज इट इज आफ्टर द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। अगली चीज जो मैं आपसे यहां पे डिस्कस करने वाला हूं दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमने तब डिफाइन किया था। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving it from infinity to a point, या अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए from one point to another point, simply we can say work done per unit charge। अब वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है सीख चुके हैं मैकेनिकल क्वांटिटीज में, ml/t-2। चार्ज का ऑलरेडी सीख लिया, क्या होता है, AT। अभी इसको अगर ऊपर लेके जाऊं तो t की पावर -1 इधर से आएगी तो टोटल हो गई -3, a भी साथ में चला जाएगा। सो आई गॉट ml/t -3 a -1। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या है, इट इज वोल्ट, डिनोटेड बाय कैपिटल B। शायद 10th स्टैंडर्ड आपको अब याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो जो तो अच्छे से पढ़े थे वहां पे उनको कनेक्ट होना मुश्किल नहीं लगेगा। उनको लगेगा कि इन चीजों के बारे में सुना था, बस एक नई चीज ऐड हो गई, उसके बारे में उनको देखने का एक नया नजरिया, एक नया ढंग मिल गया। किसकी फॉर्म में, डायमेंशनल फॉर्मूलाज की फॉर्म में। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद अगर मैं कोई चीज डिस्कस कर सकता हूं यहां पे, वो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के लिए तो हमने बहुत अच्छा लॉ पढ़ा था, सबको याद आ गया होगा मैं कौन से लॉ की बात करना चाहता हूं, ओहम्स लॉ, जो कहता था कि रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर ड्यू टू दैट पोटेंशियल। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पोटेंशियल अपॉन करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन यहां पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला आप ऑलरेडी बनाए हो, ml/t -3 a -1 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी आउट ऑफ 7 फंडामेंटल्स। तो इसका क्या होता है, एम्पियर। इसको भी ऊपर लेके जाऊंगा तो -1 बनेगी, -1 कितना बन जाएगा, -2 ml/t
T minus 3 A minus 2, right? This is about electrical resistance. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती थी? ओहम। और कैसे डिनोट करते थे? विद द सिंबल ओमेगा, राइट? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सीखने के बाद मैं यहां पे जो नेक्स्ट क्वांटिटी डिफाइन कर सकता हूं वो रेजिस्टेंस का ही अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, वो होता है कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, राइट? तो जो रेजिस्टेंस की आई थी डायमेंशंस, उनको क्या कर दो? बस रेसिप्रोकेट कर दो। आई होप द थिंग्स आर गेटिंग इजी नाउ, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि आपको किस लेवल की चीजें डिस्कस करनी है। m -1 ऊपर आ जाएगा, l की पावर 2 माइनस बन जाएगी, t की पावर +3, a की पावर +2, राइट? सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की यूनिट क्या बनेगी? ओहम इनवर्स, या फिर इसको डिनोट कर सकते हैं ओमेगा इनवर्स। इसके अलावा इसकी एक यूनिट और है साइमन, किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एस के साथ। ओहम इनवर्स को ही बेसिकली हम साइमन बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी दैट आई कैन डिस्कस इज रेजिस्टिविटी। किसकी बात कर रहा हूं मैं? रेजिस्टिविटी। हमने देखा था 10th स्टैंडर्ड में कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर and inversely proportional to area of the cross section of the conductor। तो जब इनको कंबाइन करते थे तो हमारे पास आता था L/A। अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू लगाऊं तो यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, और वो होता था रो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी की बात हो रही है, फॉर्मूला था R = ρL/A। आपको बात किसकी करनी है? रेजिस्टिविटी की। तो ये चीजें इधर ले आओ, ये बन जाएंगी रेजिस्टेंस। R का मतलब क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ। वेरी सिंपल। अच्छा, ये सब सीखने के बाद अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। रेजिस्टेंस का क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला? अभी लिखा हमने, दैट इज M/L2 T - 3 A - 2 डिवाइडेड बाय, अच्छा इनटू एरिया भी बचा है तो L2 एक और लिख दें। लेंथ का क्या होता है? L। तो L की पावर 2 यहां पड़ी, L की पावर 2 एक L डिवाइड में कोई भी एक L कैंसिल कर दूं, L की कितनी बन गई? पावर्स 3। सो M L⁻³ T⁻³ A⁻²। आई होप कि जो बात मैंने आपको शुरू में बताई थी, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या बनेगी यहाँ पे? रेजिस्टिविटी की बनेगी ओहम मीटर। क्या बनेगी? ओहम मीटर। बट आई वाज सेइंग कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आपको ये वाले एक्सप्रेशंस याद रखने आ गए ना, तो ये तो आप तभी बना लोगे साथ के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको करने में। ओके, द नेक्स्ट क्वांटिटी दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। वी कॉल इट कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का ही क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है। सो जो रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आया था उसमें जो प्लस की पावर है उसको माइनस का कर दो, जो माइनस किया उसको प्लस का कर दो, you'll get your result M-1 L-3 T3A²। So this turns out to be the dimensional formula of conductivity। कंडक्टिविटी की असल यूनिट क्या बनेगी? इनका रेसिप्रोकल, यानी कि ओहम इनवर्स, मीटर इनवर्स। अभी मैंने बताया था ओहम इनवर्स को और क्या बोल सकते हैं? साइमन बोल सकते हैं। तो मैं इसको साइमन मीटर इनवर्स भी लिख सकता हूं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगली क्वांटिटी दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू इज अबाउट, मैंने आपको भी बताया कि जब दो चार्ज्ड बॉडीज की बात करते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती हैं। अगर दोनों बॉडीज पे सेम काइंड का चार्ज है, मतलब दोनों पे या तो पॉजिटिव है या दोनों पे नेगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल। अगर एक पे पॉजिटिव है दूसरी पे नेगेटिव है तो एक दूसरे को क्या करेगी? अट्रैक्ट। नाउ रिपेलिंग इज पुश, अट्रैक्टिंग इज पुल, पुश एंड पुल इज फोर्स। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स की। किसकी बात करेंगे हम यहां पे? इलेक्ट्रिकल फोर्स की। इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पहले रफ पे लिख लो इस पे।
ठीक है। इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला होता है अ कांस्टेंट, यहां पे एक कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को मैं बता दूं क्या बोलते हैं, वो कांस्टेंट ये होता है। नाउ आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि ये कांस्टेंट क्या है कैसे है, बस थोड़ा सा नाम बता दूंगा। चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से, इनटू चार्ज ऑन सेकंड बॉडी डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज्ड बॉडीज। ये फॉर्मूला कुछ कुछ हमें ग्रेविटेशन जैसा नहीं लग रहा। ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यहां पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यहां भी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बस वहां पे कैपिटल जी था कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहां पे कांस्टेंट कैसा है, 1/4 पाई, और ये कुछ नया सा सिंबल, नया सा सिंबल है, लग ई जैसा रहा है पर ई नहीं है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है एप्सिलॉन। क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसकी प्रोनाउंसिएशन है एप्सिलॉन। ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से लिया गया सिंबल है। ये डिनोट क्या करता है, जैसे आर रेजिस्टेंस, वी वोल्टेज, क्यू चार्ज, तो ये डिनोट क्या करता है, ये डिनोट करता है परमिटिविटी। क्या डिनोट करता है, परमिटिविटी। परमिटिविटी, परमिट, परमिट का मतलब होता है अलाउंस, किसी चीज को अलाउ करना। कौन अलाउ कर रहा है बेटा, इफ दिस इज द फर्स्ट चार्ज बॉडी एंड दिस इज द सेकंड चार्ज्ड बॉडी, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो इनके बीच का जो मीडियम प्रेजेंट है, यहां पे मेरे दोनों हाथों के बीच में क्या प्रेजेंट है, एयर, ये मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंट्स कर करके हमने देखा कि अगर मेरे ये दोनों हाथ चार्ज्ड हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अभी अगर ये एयर के अंदर हैं तो किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, अगर इतनी ही दूर मैं पानी के अंदर ले जाऊं अट्रैक्ट तो तब भी करेंगे, पर इनके बीच में जो फोर्स है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर दो चार्ज बॉडी के बीच का मीडियम बदल जाए तो उनके बीच की फोर्स भी बदल जाती है। तो यहां पे मीडियम फोर्सेस को अप्लाई होने के लिए क्या करता है, परमिट करता है। तो यहां पे एप्सिलॉन उस परमिशन को ही नोट करता है। जितनी परमिटिविटी ज्यादा होगी उतनी फोर्स कम होगी, जितनी परमिटिविटी कम होगी उतनी फोर्स ज्यादा। उल्टा है कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना। मैं यहां पे इस एप्सिलॉन की ही बात करना चाहता हूं, मैं बात करना चाहता हूं यहां पे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इसकी बात करना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अब आप कहोगे कि सर एप्सिलॉन तो बता दिया, ये जो इसके पैर में इसके सबस्क्रिप्ट में 0 सा लिखा है, इसका क्या मतलब है बेटा, सबस्क्रिप्ट में ये जो लिखा है इसकी प्रोनाउंसिएशन है नॉट, तो इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। लेकिन ये नॉट का मतलब नहीं है, इसका मतलब नो नहीं है। नॉट डिनोट करता है कि यहां पे हम इस परमिशन की बात कर रहे हैं किस मीडियम के लिए, या तो एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या रहती है, एप्सिलॉन की दोनों में सेम रहती है। तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब खाली जगह, ठीक है। अगर यहां पे नॉट नहीं है तो आ जाएगा परमिटिविटी ऑफ सम मीडियम। अगर मैं W लिख दूं, वाटर लिख दूं, तो हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ वाटर। अगर मैं यहां पे कोई लेट्स से चौक लिख दूं तो हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ चौक। तो नॉट का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो मैं यहां पे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की बात करने जा रहा हूं। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का फॉर्मूला बनवा दो जरा। किसका फॉर्मूला बनाना है, इसका। जिसका फॉर्मूला बनाना है उसको ऊपर ले आओ, बाकी सब चीजें दूसरी जगह। तो बड़े ही ध्यान से F को हम यहां पे क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे। तो ये बनेगा, ऊपर क्या बचा, चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी इंटू चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी डिवाइडेड बाय 4 पाई F इंटू साथ में क्या है, डी स्क्वायर। मुश्किल नहीं है चीजें, सीख लो बस उनको। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं इसको, एप्सिलॉन के साथ। अब डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम रहेगा, चाहे परमिटिविटी आप फ्री स्पेस के लिए डिस्कस करो चाहे वाटर के लिए, डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ी बदलेगा, उससे वैल्यू बदल सकती है उसकी, ठीक है। तो चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी इनटू चार्ज ऑन सेकंड बॉडी, चार्ज का डायमेंशन क्या है 80 फर्स्ट बॉडी के लिए, सेकंड बॉडी के लिए भी 80 अपॉन
4 और पाई कांस्टेंट है। कांस्टेंट्स का कोई डायमेंशन नहीं होता यहां पे, नहीं ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट्स का डायमेंशन नहीं होता, लेकिन एक खास टाइप के कांस्टेंट होते हैं जिनको डायमेंशन लेस कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। 4 इज अ नंबर, पाई इज आल्सो अ नंबर, ठीक है। तो इनका डायमेंशन नहीं है। फोर्स का डायमेंशन हमें याद है mL2T-2, ठीक है। और लास्ट पे d स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर। अब इसको जरा फटाफट से सॉल्व कर लो, क्या चीजें बनेगी यहां पे। परमिटिविटी का जो फाइनल डायमेंशन है वो बनेगा m-1L-3, देन t यहां पे बनेगा -4, कैसे बनेगा, सॉरी t बनेगा यहां पे +4, t और t स्क्वायर बन गया, ये वाला t स्क्वायर भी ऊपर आएगा तो +4, तो t⁴ a⁴ 2, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की यूनिट्स बनाओ। यहां पे हो गया चार्ज इनटू चार्ज कूलम का स्क्वायर, नीचे आ गया न्यूटन, ऊपर आके -1 और मीटर -2, सो कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के बाद जैसे हम डेंसिटी के बाद रिलेटिव डेंसिटी डिस्कस करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के बाद मैं यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या अच्छा इसको चलो रिलेटिव परमिटिविटी बोल देता हूं क्योंकि आपको कनेक्ट होना इजी लगेगा। रिलेटिव परमिटिविटी, हालांकि जैसे किसी पर्सन के दो नेम हो सकते हैं, आप याद रखना इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का एक दूसरा, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी का एक दूसरा नाम भी है, इसको बोल देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स का दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक्स है। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। अब परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी यानी कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। सो दिस इज क्या हो गया, यहां पे क्या लिख सकते हैं, डायमेंशनलेस, क्या लिख सकते हैं, डायमेंशनलेस, और साथ के साथ ये क्या हो गया, यूनिटलेस, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशन वही है जो हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं। यहां पे आपकी इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज खत्म हो जाती हैं। 8 इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज हमें डिस्कस करनी थी। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ क्वांटिटीज, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटिटीज। इसके अंदर हमें सिर्फ 3 क्वांटिटीज को ही डिस्कस करके चलना है। सबसे पहली क्वांटिटी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, एक बात और सुनो, अगर आप चाहो तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में एक और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या ऐड कर सकते हो आप वहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज के अराउंड, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको हम डिनोट करते हैं ई के साथ, और डिफाइन कैसे करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज है, उसका अपना एक फील्ड है, उस फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज एंटर करेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगी, वहां पे फोर्स लगेगी। तो वो कितनी फोर्स लगेगी और कितना हम चार्ज लेके आए थे, उनकी रेशो हमें क्या देती है, फील्ड की स्ट्रेंथ देती है। अब फोर्स यहां पे होती है mL_t-2, चार्ज होता है 80। तो अगर आप इसको यहां से सॉल्व करो तो आपके पास आंसर आएगा mL_t-3A-1। तो इसको आप वहां पे ऐड कर सकते हो, और इसकी एसआई यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो ये आप उसमें ऐड कर लेना, क्योंकि फिर ऐसे होता है बैलेंस बन जाता है। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिस्कस कर रहा हूं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिस्कस होना चाहिए, ठीक है, कहीं जरूरत पड़ जाए इसकी, राइट। चलो वापस आते हैं अपने काम पे। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर हम डिस्कस करेंगे, बेसिक कहां से उठाएंगे, 10th स्टैंडर्ड से। अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं तो इसके ऊपर क्या अप्लाई होती है, फोर्स अप्लाई होती है। कौन करता है, वो जो फील्ड है। एक्चुअली क्या वो कंडक्टर के ऊपर फोर्स करता है, नहीं, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उनके ऊपर फोर्स लगाता है। तो मुझे यहां पे कंडक्टर के ऊपर फोर्स देखने की बजाय इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स देखनी चाहिए, चार्ज्ड पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स देखनी चाहिए। सो एक्सपेरिमेंटली वी केम टू नो कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। वो फोर्स किसके इक्वल होगी, कि वो जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके ऊपर चार्ज कितना है, वो पार्टिकल कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है,
वो पार्टिकल जिस फील्ड में मूव कर रहा है वो फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, इनटू जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की और जो डायरेक्शन है फील्ड की, उनके बीच में एंगल कितना है उसका साइन ले लो। मतलब अगर v और b एक ही डायरेक्शन में है तो इनके बीच में एंगल क्या हो गया, 0। अगर v इधर को है, b इधर को है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 180। अगर v उधर को है और b इधर को है तो इनके बीच में एंगल हो गया 90। तो ऐसे आप डिफरेंट एंगल्स ले सकते हो। हमें किसके बारे में डिस्कस करना है, b के बारे में। तो b का फॉर्मूला बनाना है ना, अगर b का फॉर्मूला बनाना तो बाकी सारी चीजें इधर ले लो। क्या बनेगी, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू वेलोसिटी या स्पीड एक ही बात है, इनटू साथ में क्या आ गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई, दैट इज साइन थीटा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml t-2 डिवाइडेड बाय चार्ज का क्या होता है, at। वेलोसिटी का क्या होता है, lt-1। टी रेशियोज का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता ही नहीं है, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व करते हैं, l के साथ l कैंसिल, तो l तो बचा ही नहीं। m t-2 ऑलरेडी पड़ा, एक और जाएगा तो क्या बन जाएगा, -3, और साथ में a क्या आ जाएगा, -1। सो m t-3 a, नो जस्ट लिसन, यहां पे t और t इनवर्स भी पड़ा था, ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पे हमारे पास अल्टीमेटली बचेगा m t-2 a-1, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, टेस्ला, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट सर निकोल टेस्ला, और डिनोट कैसे करते हैं उसको, कैपिटल T के साथ। अगली क्वांटिटी मैं जो डिस्कस करूंगा वो इलेक्ट्रिकल के पैरेलल ही चलेगी। वो क्या थी अपनी, जैसे वहां पे डिस्कस किया था हमने इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, यहां पे डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक, क्या डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। परमिटिविटी और परमेबिलिटी में जो फर्क है वो ये है कि बस वो इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट डिस्कस करती है, ये मैग्नेटिक एस्पेक्ट। डिपेंड दोनों ही किसके ऊपर करती है, मीडियम के ऊपर। मीडियम कितना अलाउ करता है फोर्सेस को काम करने के लिए। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का सिंबल होता है म्यू, ठीक है। इसको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, वही कॉन्सेप्ट जो हमने 1 एम्पियर की डेफिनेशन के लिए किया था। दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, या तो सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करेंगे, मतलब दोनों ऊपर या दोनों नीचे, या एक ऊपर एक कहां करेगा, नीचे। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है, यानी कि जो फोर्स होती है, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होती है वो किसके बराबर होती है, परमेबिलिटी डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। क्या होता है, करंट इन द फर्स्ट वायर मल्टीप्लाई करंट इन द सेकंड वायर डिवाइडेड बाय द गैप बिटवीन टू वायर्स। मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो करेंगे उतनी फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, जितना गैप कम होगा उतनी फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे नॉट डाल दूंगा तो ऑफ कोर्स मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फ्री स्पेस या वैक्यूम की। तो मुझे किसका फॉर्मूला बनाना है, मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है, म्यू का। तो अगर मैं यहाँ पे म्यू का फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, बाकी सारी चीजें क्या आ जाएंगी, इधर क्या क्या आ जाएगा, 4 पाई और डी नीचे है, एफ के साथ चला जाएगा, एफ इंटू 4 पाई डी डिवाइडेड बाई I1 और I2 किसके साथ आ जाएंगे, L के साथ, I1 I2 इंटू L। इसका तो हमें फॉर्मूला बनाना ही है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ml t-2, 4 पाई इज अ डायमेंशनलेस नंबर, d का मतलब डिस्टेंस यानी कि लेंथ, करंट यानी कि एम्पियर, करंट यानी कि एम्पियर, लेंथ यानी कि L। कैंसल, क्या बचा, ml t-2, ये भी ऊपर जाके a-2। अभी ये जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है इसकी यूनिट अलग अलग फॉर्मूला से हम दे सकते हैं। यहाँ पे जो मैं यूनिट दे रहा हूं वो इस फॉर्मूला से तो नहीं है, किसी और बेसिक फॉर्मूला से है, टेस्ला मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स। आपको लेटर ऑन समझ आ जाएंगी ये सब चीजें, ओके। सो वी नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, फाइन। आगे बढ़ते हैं। आगे जो चीज हम डिस्कस करना चाहेंगे यहां पे, लेट मी सी, अगर मैं वो चीज यहां पे देख पाऊं आपके लिए, दैट इज
नो वी डोंट हैव इट हियर, आई गेस टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स होता है, ठीक है, यस टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, या आप इसको अभी के लिए छोड़ दो, आई टेल यू लेटर ऑन, क्योंकि प्लस 2 में काम आनी है, ठीक है, यूनिट हम बाद में बना सकते हैं इसकी यहाँ पे। ओके फाइन, नाउ द लास्ट क्वांटिटी दैट आई वांट टू डिस्कस हियर इज, इसी के साथ की है रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी परमेबिलिटी, इसके बारे में रिलेटिव परमेबिलिटी के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। रिलेटिव परमेबिलिटी में हम क्या करते हैं, किन्हीं दो मीडियम्स की मैग्नेटिक परमेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। जो स्टैंडर्ड मैं चूज करता हूं वह फ्री स्पेस या एयर चूज करता हूं, तो परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, इनकी रेशो को रिलेटिव परमेबिलिटी कहा जाता है। क्योंकि परमेबिलिटी अपॉन परमेबिलिटी है, तो दिस फैक्टर डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर इज गोइंग टू गिव यू नथिंग। तो यहां पे क्या आ जाएगा, डायमेंशनलेस, पहली बात तो, और यहां पे क्या आ जाएगा, यूनिटलेस, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फिजिकल क्वांटिटीज, जिनके बारे में हमें यहां पे डिस्कस करना था। नो दिस इज नॉट द एंड, और बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आते जाएंगे हम उनको डिफाइन करते जाएंगे। So this was all about the dimensional formulas of most of the physical quantities that we are going to talk about. Hope you have enjoyed it. अभी आपको क्या करना है कि इनके ऊपर बहुत अच्छे से काम करना है, इनको लर्न करना है, इनको बनाना सीखना है, ताकि हम आगे इनके न्यूमेरिकल्स को कर सकें। So see you in the next video. Till then, take care of yourself. Goodbye.